तुम मुझे अच्छा समझो या कि बुरा समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मालूम है कि मैं क्या हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी टेस्ट वीडियो संख्या 76। इससे पूर्व के आपने 75 वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लें। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 9000 से माफ़ करें 9000 से अधिक साथी है जो जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता है जो रहता हूँ। ठीक, प्रारंभ करते हैं। अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रयास तो यही है कि आपको टू द पॉइंट कम समय के अंदर बिना आपका समय जाया किए बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाऊं ताकि परीक्षा के अंदर आपको मदद मिले। और जो प्रारंभ से जुड़े हुए साथी थे उनको मालूम है कि ग्रेड फर्स्ट के अंदर ऑलमोस्ट सवाल आपको है जो इन्हीं निःशुल्क क्लासेस से आपको मिले होंगे। कल मैंने आपको आखिर में एक सवाल पूछा था, उसको मैंने यहाँ पर शामिल किया। कुछ साथियों ने सही जवाब भी दिया था। सवाल था कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। ये कथन किसका है? काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। शुक्ल का, पंत का, महादेवी वर्मा का या फिर प्रसाद का? तो यहाँ पर साथियों उत्तर हो जाएगा अपना जयशंकर प्रसाद। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति किसका कथन है? ये जयशंकर प्रसाद का। इसके अतिरिक्त मैं बात करूँ तो और जो विद्वान है ये बाकी विकल्प में इनके भी कई प्रसिद्ध कथन है। जैसे मैं शुक्ल के कोई कथन की बात करूं तो एक इनका कथन है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था काव्य के संदर्भ में है कि जिस प्रकार आत्मा की, ये थोड़ा सा लिख देता हूं आपको याद आ जाएगा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, मुक्तावस्था मतलब समझ गए, मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। इतना ही लिखूंगा, आगे सुन लीजिए आप। ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा है जो कहलाती है। और हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये कौन कहते हैं? शुक्ल कहते हैं। बात करूँ मैं पंत की तो पंत कहते हैं कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कौन कहते हैं? पंत। ये सवाल मैंने पिछले वीडियो में शामिल भी किया था। महादेवी वर्मा का भी इस संबंध में कथन है। वो ये है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। कविता कवि विशेष की किसका चित्रण है? भावनाओं का चित्रण है। भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत है जो होती है। ये किसका? महादेवी वर्मा का। चलो इस विषय में अपने द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी एक कथन कहते हैं। वो कहते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये कथन पूछ लिया जाए किसका तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। चलिए अगला सवाल है कि सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ? 3 काव्य कृतियां तो है और एक कौन से नहीं है वो बतानी है। उत्तर हो जाएगा ए, दीप शिखा। दीप शिखा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति नहीं है। यह है अपने महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। बाकी ग्राम्या हो गई, युगांत हो गया, अपने पल्लव हो गई, ये सब की सब क्या है? अपने सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक बात। कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? 15 सर्ग है, ये तो आपको मालूम ही है, लेकिन कौन सा है जो नहीं है? पिछले कई सवालों में मैंने पूरे 15 सर्ग को बताया भी है। उत्तर हो जाएगा ए, लोभ जो है वो कामायनी का सर्ग नहीं है। तो अब ध्यान में रखना, कामायनी महाकाव्य में कितने हैं?
कुल 15 सर्ग हैं। कृति पता ही है आपको किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। और कब रची गई वो सन आप बताना, मैं आपको जो सर्ग है वो बता देता हूँ एक बार। पहला इसमें चिंता आता है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, लिखना चाहो तो लिख लो, याद है तो ठीक है। फिर कर्म, फिर कोई कर्म करता है तो फिर क्या होती है, ईर्ष्या होती है, ठीक है। ईर्ष्या के बाद में ईड़ा जागृत हो जाती है। फिर स्वप्न आने लग जाते हैं। फिर स्वप्न आते हैं तो स्वप्नों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। फिर निर्वेद का भाव हो जाता है। फिर निर्वेद होने के बाद में क्या, दर्शन हो जाता है। और दर्शन के बाद में रहस्य खुल जाता है। दर्शन होते रहस्य खुल जाता है। और रहस्य खुलने के बाद में आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। कामान्य 15 सर्ग है। बात, कोई भी बात वो चिंता से शुरू होती है, ठीक है। चिंता के बाद में कोई तर्क वितर्क होता है मसला हल करने का, तो चिंता होती है। चिंता के बाद में कुछ प्रयास करते हैं, कुछ आशा जगती है। फिर श्रद्धा होती है। फिर काम, वासना, लज्जा ये आ जाती है। फिर कर्म करते हैं दो लोग। फिर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या से फिर ईड़ा का मामला शुरू हो जाता है। फिर स्वप्न आता है। स्वप्नों के लिए फिर संघर्ष करना पड़ता है। फिर निर्वेद का भाव आ जाता है। फिर दर्शन होते हैं। दर्शन से फिर क्या, रहस्य खुल जाता है। रहस्य खुल जाने के बाद तो फिर बस आनंद ही आनंद हो जाता है साहब। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। थोड़ा सा 2-3 बार देखोगे करोगे तो मामला सेट हो जाएगा। सवाल है, ये सवाल मैंने पहले भी आपको बताया था। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? एक भारतीय आत्मा, मैथिली शरण गुप्त को, बालकृष्ण शर्मा नवीन को, माखनलाल चतुर्वेदी को, या फिर रामधारी सिंह दिनकर को? आसान है, कई बार पूछा गया है, पर ये उत्तर हो जाएगा सी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक। और मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है फिर? गुप्त जी को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि, ठीक। बालकृष्ण शर्मा नवीन है, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। ये भी कई बार आया गया है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि। वहीं हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर को, अधैर्य का कवि कहा जाता है। पूछ लिया जाए अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर। और माखनलाल चतुर्वेदी अपने हो गए, एक भारतीय आत्मा। और इनकी कविता पुष्प की अभिलाषा लिखने पर इनको भारतीय आत्मा है जो कहा जाने लगा था। इन्होंने प्रभा, कर्मवीर, प्रताप, इन आदि पत्रों का भी है जो संपादन किया था। अगला सवाल है अपना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान के रचनाकार कौन है? रामनरेश त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन, महादेव वर्मा, या फिर सुमित्रा नंदन पंत? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का यह कथन है, ठीक। वहीं रामनरेश त्रिपाठी की मैं बात करूँ, इनका प्रसिद्ध कथन है, बहुत सारे हैं, लेकिन एक कथन कई बार पूछा जाता है कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है। ध्यान में सकता है, आखिर में लिख लीजिएगा आप। बात करूं बच्चन की, बच्चन के बहुत सारे है। अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, ये पंक्ति पूछी गई है कई बार। महादेव वर्मा की तो वैसे बहुत सारी है, लिख लो आप चाहे। गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, महादेव वर्मा। ये पंक्ति भी पूछी गई कई बार। अगला सवाल है अपना,
सवाल ये है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की काव्य कृतियों का सही कालक्रम किस विकल्प में? वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं। सही कालक्रम की दृष्टि से कौन सा विकल्प प्रसाद की काव्य कृतियों का? तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अपना बी। अभी में पहले क्या है, 1 नंबर पर क्या आता है? कानन कुसुम। ठीक। 2 नंबर पर क्या है? आंसू। 3 पर क्या है? लहर। और 4 पर क्या है? कामायनी। ऐसे याद रखना, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार है। देखो, पहली काव्य कृति यहाँ पर कौन सी है? कानन कुसुम। बी के अंदर कानन कुसुम है, तो कानन कुसुम का समय मैं बता देता हूँ आपको, 1913 ईस्वी। दूसरी कौन सी है? आंसू, 1925 ईस्वी। तीसरी यहाँ पर कौन सी है? लहर, 1933 ईस्वी। और चौथी कौन सी है यहाँ पर? कामायनी का 1935। तो हो गया ना सही कार्यक्रम। 13 के बाद में 25, फिर 33 और फिर 35। और ये किनकी है? अपने प्रसाद साहब की। तो ये थे आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। वीडियो अच्छा लगा ही होगा। अच्छा लगा तो फिर लाइक किया करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर करें। देखो, मेरा काम है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना और कम समय, बिना आपका समय जाया किए, निःशुल्क रूप से। तो आप भी अपना फ़र्ज़ निभाएं। जितने भी साथी जब भी देखते हैं तो शेयर किया करें, अपने आसपास के सभी साथियों को बताएं ताकि वो इस चैनल से जुड़े, उनकी भी मदद हो और अपना ये परिवार भी आगे बढ़ सके और सब्सक्राइबर जो बढ़ सके। शेयर किया करें। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। 9000 से ज़्यादा साथी जुड़ चुके हैं। जय हिंद। फिर मिलता हूँ।